नमस्कार दर्शकों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ पीएमसी हिंदी के कार्यक्रम मेरी कलम में। इस कार्यक्रम के ज़रिए हम आपको उन सभी लेखक और लेखिकाओं से मिलवाते हैं जो अपनी कहानी बयां करते हैं अपनी किताबों के ज़रिए। आज मैं आपको एक ऐसी ही हस्ती से मिलवाऊंगी जो अपनी किताब के बारे में आपको बताएंगे कि उनको किस तरह से प्रेरणा मिली ये किताब लिखने की और उन्होंने क्या बताया है अपनी किताब में और उस किताब से हमारे लिए क्या सीख है। तो आइए मिलते हैं इंदु पंडिता जी से, जिन्होंने बहुत ही सुंदर किताब लिखी है जिसका कि नाम है रिट्रीविंग आवर फॉरगॉटन सेल्फ, अपने खोए हुए अस्तित्व को पाना। नमस्कार इंदु मैम, आपका स्वागत है मेरी कलम में। नमस्कार पायल जी, सबसे पहले मैं पीएमसी हिंदी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम मेरी कलम में आमंत्रित किया और आपसे बात करने का अवसर प्रदान किया। थैंक यू वेरी मच। जी मैम, आपसे सबसे पहले मैम मैं और हमारे दर्शक पीएमसी हिंदी के दर्शक जानना चाहेंगे कि आप पहले अपने बारे में हमें कुछ बताइए। हम बहुत एक्साइटेड हैं आपके बारे में जानने के लिए। ज़रूर। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरा जन्म और परवरिश एक ऐसे परिवार में हुई जहाँ पे मेरा और मेरी छोटी बहन का पालन पोषण न केवल शिक्षा से हुआ, अपितु हमारे माता पिता ने उच्चतम शिक्षा के साथ साथ हम में अच्छे संस्कार भी डाले, वैल्यूज़ ऑफ लाइफ बताए, सही गलत की पहचान करवाई। मेरे पिताजी जो शिक्षा के क्षेत्र में थे, पढ़ना पढ़ाना उनको बहुत अच्छा लगता था, उनका जीवन का उद्देश्य यही था और उन्होंने हम दोनों बहनों को अनुशासन में रहते रहते नियमों को फॉलो करते करते और दायरे में कैसे रहना है वो साथ साथ सिखाया। और मदर माताएं तो आपको पता ही हैं, फुल ऑफ अनकंडीशनल लव, सहनशीलता और त्याग की भावना थी उनमें, सारे परिवार का ध्यान रखती थी। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि मेरे पिताजी जो मैंने अभी बताया पढ़ाई लिखाई में हमारा बहुत ध्यान रखते थे और उन्हें किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, बहुत सारी किताबें पढ़ते थे वो। तो जब हम थोड़े बड़े हुए और फिर वो बुक्स हम देखने लगे तो उसमें कुछ आध्यात्मिक बुक्स भी आ गई, उनमें वेद आ गए, पुराण आ गए, भगवत गीता आई और भगवत गीता का उन्होंने सरल भाषा में सार लिखा जिसका ब्लूप्रिंट मेरे पास अभी भी है। और बहुत सारे मास्टर्स की बुक्स वो विवेकानंदा, अभिदानंदा, ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ते थे, ग्रेट ऑफ ग्रेट पीपल, राम तीर्थ वगैरह। तो इस सब के साथ शिक्षा भी हमारी साथ साथ चलती थी, हमारे अंदर वैल्यू सिस्टम भी साथ साथ चलते थे। और उन्होंने जब मैं ग्रेड 9 या 10 में थी तो जब हम कश्मीर में रहा करते थे, मैं जम्मू एंड कश्मीर को बिलोंग करती हूँ और कश्मीर में बहुत ठंड भी पड़ती है, तो वहाँ वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री माता की साधना करते थे। तो मुझे याद है कि मुझे भी जगाते थे और उन्होंने ही मुझे फिर ध्यान भी वहीं से उसका मैं कहूँगी कि बीज भी वहीं से डला। तो एक ऑलराउंड डेवलपमेंट रहता था कि वो हर एक क्षेत्र में देखते थे कि मेरे बच्चे पनपें, खिलें, फूलें और इनको, बिकॉज दिस इज़ द राइट एज, यही राइट एज है इनमें सब चीज़ें डालने के लिए। तो
सब चीज़ें डालने के वो डाली नहीं जाती है, लेकिन वो खुद उसका रूप बने, वो खुद हमें उसका एग्जाम्पल थे। दोनों माता पिता खुद ही इसके एग्जाम्पल थे। और ऐसे हमारा बचपन चलता रहा। और मैं अपने जो मेरे टीचर्स थे, स्कूल के टीचर्स, मैं उनसे बहुत प्रेरित हुआ करती थी। तो फिर क्या होता था, तो कभी कभी उनको एनेक्ट किया करती थी। घर आई, मम्मी की साड़ी निकाली, साड़ी लपेटी और लिपस्टिक लगाई और बिंदी लगाई, पर्स उठाया और एक डंडा उठाया, और फिर अपनी सिस्टर को बिठाती थी, अपनी फ्रेंड्स को बिठाती थी और उनको सबको बच्चे बनाती थी। और मैं टीचर छत पे जाके दीवार पे फिर उनको पढ़ाती थी, दीवार पे चौक से लिखती थी। तो वो मेरा बहुत ही अच्छा खेल, मुझे वो खेलना बहुत अच्छा लगता था। तो बाद में बड़े होके फिर वही शायद फलीभूत हुआ और मैं फिर आगे जाके एक टीचर ही बनी। मैम, आपने बहुत सुंदर बताया हमें अपने बचपन के बारे में। आपसे सुन के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका बचपन से ही किताबों से एक नाता रहा है और आप हमेशा से ही उसी माहौल में पली बड़ी हैं जहां आपके पिताजी का आप पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, मैं देख सकती हूँ। टीचर्स का तो चलिए है ही, पर आपके पिताजी से ही आई थिंक ये जो स्टार्ट हुई वो आपके फादर से ही स्टार्ट हुई। मैम, आपने ये जो बुक लिखी है ये एक बहुत यादगार ईयर में लिखी है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि ये किताब जो इंदु जी ने लिखी है वो 2020 में लिखी है। तो इंदु जी, आप हमें बताइए कि आपने यही जो है वक्त क्यों चुना अपनी किताब को लिखने के लिए? पायल जी, जैसे हम सब जानते ही हैं और आपने अभी कहा कि 2 वर्ष पूर्व जब कोरोना का कहर चारों तरफ से बरस रहा था, तो हमारी लाइफ एक पॉज बटन पे आ गई। सब कुछ मानो थम गया और लोग घरों में कैद हो गए जी। तो अगर आप मुझसे सच में पूछोगे कि ये थॉट कैसे आया, तो मैं आपको वही रिलेट करना चाहती हूँ, वही बताना चाहती हूँ कि मैं सुबह उठ के डेली छत पे जाके बर्ड्स के लिए उनको कुछ दाना डालती हूँ। तो ये मेरा नियम है कि उठते ही पहले बर्ड्स को दाना डालना। तो वो वेट कर रहे होते हैं वहाँ पे। तो यही रूटीन उस टाइम भी थी। लेकिन जब ये टाइम ऐसा आया तो सूरज देखा, सूरज तो निकला है, सूरज में कोई रद्द बदल नहीं है, पेड़ पौधे खिले हुए हैं और प्रकृति का एक अलग ही रूप लगा। निखरी निखरी सी प्रकृति नजर आई, हवा महकती हुई और शुद्ध हवा एक खुशबू सी महकाती हुई लगी और कुछ अलग ही पक्षियों की आवाज़ें सुनाई दी जो हमने कभी शायद ध्यान ही नहीं दिया था, क्योंकि हम अपनी ही रफ्तार में सुबह उठना, घर का काम, आगे का बच्चों को स्कूल भेजना, तो उस रफ्तार भरी ज़िंदगी में कभी हमने बैठ के कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं गया, सोचा ही नहीं। और ये सब चीज़ें और ये सारी परिस्थिति ही मेरी एक प्रेरणा बनी और स्वतः ही कलम हाथ में आ गई और वेकअप कॉल का जन्म हुआ। तो वो वेकअप कॉल मेरी पहली पोएम है, कविता है, जो मैंने इस बुक में लिखी हुई है। इसी से मैंने स्टार्ट किया है। तो कुछ पंक्तियां हो जाएं मैम उसकी। हाँ, तो यही जो मैंने आपसे अभी बात की है, तो यही मैंने इसमें दर्शाया है, लिखा है। Tick tock rang the alarm clock, shook me up in my smock, woke me up in a quiet morning, air as usual fresh but warning of an intruder, invisible and harming, showing its might, towing humanity in plight. Everything is on pause, reminding us of our flaws. Wake up, came the calling from the inner self. Wake up, encounter your forgotten self.
तो ये कुछ पहली पंक्तियां हैं। तो वेकअप कॉल हम तभी रखते हैं, हम अलार्म क्लॉक रखते हैं कि हम प्रॉपर टाइम पे नींद से जागे। तो क्या ये समय हमें जगाने आया है? क्या ये समय हमें हम कुछ भूल गए हैं, वो याद दिलाने आया है? क्या ये कुछ सीख लेके आया है? तो ये सारे क्वेश्चंस मेरे मन में चलते रहे। तो यही एक फिर पोएम के अगली पंक्तियों का जन्म इसी से हुआ। लेट अस रिकॉल वंस इंडिया वॉज नोन एज गोल्डन बर्ड। सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को। लेट अस रिक्लेम आवर ट्रू आइडेंटिटी। शायद हम अपनी आइडेंटिटी कहीं खो चुके हैं, किसी दौड़ भाग भरी जिंदगी में किसी के पीछे भाग रहे हैं, कुछ पाने के लिए भाग रहे हैं। लेट अस रिगेन आवर वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। हमारे संस्कार, हमारा कल्चर, जिस पे भारत को, हम सब भारतवासियों को नाज हुआ करता था और अभी भी है, वो रिच कल्चर वही है। लेट अस रिवाइव आवर स्पिरिचुअल विजडम एंड इंसाइट। और सबसे बड़ी जो हमारी धरोहर है, हमारी स्पिरिचुअल विजडम। तो लेट अस अबव ऑल लेट अस रिट्रीव आवर फॉरगॉटन सेल्फ। बहुत सुंदर कहा मैम आपने, बहुत सुंदर पंक्तियाँ थी आपकी। कोरोना काल ने तो सभी को बहुत कुछ सिखाया है, चाहे वो ह्यूमैनिटी हो, पूरा प्लैनेट अर्थ हो, हम सबके लिए ही कहीं ना कहीं कोई सीख थी कि हमें जागना है। तो मैम ये बताइए कि जब आप किताब लिख रही थी तो आपको क्या मुश्किलें आई इस किताब को लिखने में? क्या आपको कुछ चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ा? वेयर देयर इज विल देयर इज वे। जी। जहाँ चाहा वहाँ राह मिल ही जाती है। और अगर आप किसी चीज़ से इंस्पायर हुए हैं तो उसमें चैलेंजेस कैसे? एक माँ के लिए उसका बच्चा जो सब कुछ उसके पालन पोषण में सहन भी करती है अगर चैलेंजेस आते हैं, बड़े सरल तरीके से उनको निभा लेती है। ऐसे ही एक राइटर के लिए उसकी बुक एक उसकी संतान के जैसी होती है। और मेरी किताब ये रिट्रीविंग आवर फॉरगॉटन सेल्फ भी मेरे जीवन की एक्सपीरियंसेस, इसमें मैंने सब अपने जीवन की एक्सपीरियंसेस से क्या सीख ली है, क्या मैंने सीखा। चैलेंजेस भरी तो ज़िंदगी होती ही है जी। तो ऐसा नहीं है कि स्मूथ लाइफ जाती है। तो क्या आप उन चैलेंजेस को एक स्टेपिंग स्टोन बनाते हैं अपनी लाइफ में? यही मैंने इसमें दर्शाया है अपनी बुक में। मैम मेरा अगला सवाल इसी से रिलेटेड है जो आपने अभी जस्ट बात बताई। चैलेंजेस तो हम सभी के लाइफ का पार्ट हैं। अगर मुश्किलें ना हो तो शायद ग्रोथ भी ना हो। अगर सब आसान ही आसान हो तो हम आध्यात्मिकता की तरफ कभी जाएं ही ना। तो जैसे कि आपने ये किताब लिखी, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए कि आप इसके ज़रिए आपने क्या बताया है अपनी इस किताब के ज़रिए? कौन सी वो फॉरगॉटन सेल्फ है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, और कोरोना काल में ही आपने लिखी? हाँ, देखिए सबसे पहले मेरा ध्यान, मैं ये कहूँगी कि सोशल डिस्टेंसिंग ने लोगों को एक दूसरे से दूर कर दिया जी। लेकिन सोशल डिस्टेंस ने मुझे मेरे करीब लाया। मुझे जब मैं अपने साथ बैठी और इन सब बातों को ऑब्जर्व कर रही थी और इसी पे गहरा चिंतन मनन हुआ, तो इसी ध्यान में मैंने मदर अर्थ की एनर्जी को महसूस किया। तो वो मुझे बहुत दुखी लगी। उनके आंखों में आंसू थे, उनकी पीड़ा भी मैं सहन कर पाई और हेल्पलेस कंडीशन में थी वो। तो उससे प्रेरित होके फिर मैंने उन पे एक प्रेयर लिखी मदर अर्थ पे जी। कि वो सारी सृष्टि को समाये बैठी हैं और एक मदर की तरह देने का भाव और
क्या हमने उनको कभी थैंक यू बोला है? ग्रेटिट्यूड कभी नहीं दिया है। वो संकेत देती रहीं, कभी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से, कभी ग्लोबल वार्मिंग से, कभी फ्लैश फ्लड से, वो चेतावनी देती रहीं कि कहीं ना कहीं मिसयूज हो रहा है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का। पेड़ कट रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं, चेतावनी, लेकिन हमने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। तो इससे फिर मैंने वो प्रेयर लिखी है, वो अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसकी कुछ पंक्तियाँ पढूं। जी मैम, ज़रूर, कुछ पंक्तियाँ हो जाएं। हाँ जी। Here is a prayer for Mother Earth. Earth, O Mother Earth, I bow down to your grandeur. I bow down to your deep down amour for all the creation and your nurturing relation with all pervading life on this planet, with your abundant resources, rich soil and minerals, with your relentless service for humans, plants and animals. फिर इसमें मैं पहले तो ग्रेटिट्यूड देते हैं, फिर इनको सॉरी बोलते हैं। सॉरी फॉर नॉट एक्नॉलेजिंग योर गिफ्ट्स एंड पर्क्स, सॉरी फॉर बीइंग सेल्फिश। हम कहीं सेल्फिश हो गए थे, उसके लिए आपसे माफ़ी मांगते हैं। और नाउ फॉरगिव अस फॉर अवर ग्रीड एंड सेल्फिश डीड्स, हमें माफ़ कर दीजिए। फॉरगिव अस फॉर अवर फॉल्स एंड फॉलीज। Let us all pray for your well-being as you are the creator and nurturer of all beings. वाओ मैम, बहुत सुंदर पंक्तियाँ लिखी हैं आपने। हाँ जी। तो ये आया, ये मदर अर्थ के लिए एक प्रेयर जागी। बहुत ही मीनिंगफुल पंक्तियाँ हैं। इसके बाद लेकिन फिर ध्यान गया कि ऐसा क्यों हुआ, मनुष्य क्या ढूंढ रहा है। इस पे मैंने अगला नेक्स्ट चैप्टर है मैन इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। मनुष्य किस चीज की तलाश में जा रहा है, उसको क्या चाहिए। जैसे हमने कई वर्षों से हम देखते आ रहे हैं, ये ऑब्जर्व भी मैं करती ही आ रही थी कि एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी, बहुत ढेर सारे पैसे, तो और मनुष्य इन्हीं पैसों की दौड़ में लगा हुआ है। इसी को अर्जित करने में उसको अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं है, उसको अपनी इनर वेलबींग का ध्यान नहीं है, सिर्फ उसको पैसा कमाना की उस दौड़ में लगा हुआ है। चलो मान लो उसको वो मिल भी जाता है, सब कुछ मिल जाता है, और क्या उसको वो खुशी भी मिल गई, तो इज इट परमानेंट? क्या ये आपकी अंतरात्मा की खुशी है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अंतरात्मा की खुशी के लिए तो हमें अंदर ही जाना होगा, अपने अंदर ही देखना होगा। जी हाँ, क्योंकि ये टेम्पररी है, और अभी आज ये गाड़ी है तो कल को दूसरी और चाहिए, डिज़ायर्स। फिर मैंने डिज़ायर्स पे लिखा है कि हमारी डिज़ायर्स की कहीं लगाम हम लगाते ही नहीं हैं, चलती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। एक भगवत गीता में चैप्टर 2 में एक ये आता है, एक भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य के लिए 4 पुरुषार्थ हैं, एक धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो हमने क्या किया, धर्म को हम भूल गए। धर्म का मतलब नहीं है कि हम किस धर्म को, हिंदू धर्म को, किस क्रिश्चियनिटी को, वो धर्म नहीं। व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट फॉर यू, राइट चॉइस क्या है आपके लिए, तो वो हमने वहीं रखा, और हम काम के अर्थ के पीछे, पैसे कमाने के पीछे की होड़ में चलते गए, और उससे क्या हुआ, वी लॉस्ट द डिस्क्रिशन। हमें इस चीज़ का पता ही नहीं रहा कि हमारे लिए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। और इसी से हमारी सोसाइटी में क्राइम्स होते हैं, इसी में सुसाइड्स होते हैं, क्योंकि हम पहले ही पुरुषार्थ को भूल गए और सिर्फ एक चीज़ को पकड़ के रखा, और जिसका नतीजा हम आज देख रहे हैं। और जो वो सिचुएशन आई थी
यही 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 मुझे मेरे अंदर ये सब उस टाइम बाहर आया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमें ये सब बताया। बहुत ही सुंदर बातें हैं। आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि हर किसी को आपकी किताब पढ़नी चाहिए। इसमें हर किसी के लिए कोई ना कोई सीख है। आपने बहुत वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पे बात करी है। मैंने आपकी जब किताब देखी तब आपने एजुकेशन की बात भी करी है, अपब्रिंगिंग की बात करी है, बच्चों को किस तरह उनका पालन पोषण करना चाहिए, आपने रिलेशनशिप्स की बात करी है, आपने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करी है। आपका कौन सा फेवरेट है उसमें से? तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं इसमें जो मेरे बहुत दिल के करीब हैं, जिनको मैंने अपनी ही एक्सपीरियंस से लिखा है, चाहे अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन हो या अर्ली ईयर्स ऑफ चाइल्डहुड और अपब्रिंगिंग है, डिवाइन फेमिनाइन है। तो वो सब वो मेरे बहुत ही फेवरेट हैं। तो मैं आपको डिवाइन फेमिनाइन अगर आप सुनना चाहते हैं उस बारे में बताना चाहती हूँ। बीइंग फीमेल, आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट जी दैट। ज़रूर मैम, ज़रूर। हाँ जी। तो डिवाइन फेमिनाइन मैंने ये लिखा है कि हमारी सृष्टि जो है वो एक हार्मनी में चलती है, एक बैलेंस में चलती है। सुबह सूर्य निकलता है, शाम को चंद्रमा आ जाते हैं, डे नाइट। ऐसे ही वेदर्स आते हैं अपने अपने टाइम पे, और एक हार्मनी है हर एक चीज़ में। वैसे ही हम सब जीवों में दो टाइप्स की एनर्जीज रहती हैं, मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी। तो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी सब जीवों में होती हैं और उनमें एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो ये जब इसका मैं स्टडी कर रही थी तो मैं वे बैक वैदिक पीरियड में चली गई, और वे बैक बहुत जो हमारे वेदों में लिखा गया है कि ब्रह्मा जी ने कैसे इस सृष्टि का उत्पन्न की है। तो वो हमारे भागवत में उसका वर्णन आता है कि उन्होंने अपने मानस पुत्र उनके थे मनु और उनकी वाइफ सत्यरूपा। हाँ जी, याद आ गया, सत्यरूपा और मनु दोनों से उनकी डॉटर हुई। तो वो देवहूति जो थी वो एक डिवाइन फेमिनाइन के रूप में आई। तो इससे पहले हम डिवाइन फेमिनाइन को कैसे पूजते थे? मंदिरों में पूजते थे। जैसे हमारे पास लक्ष्मी देवी हैं, हमारे पास सरस्वती हैं, तो वो उनकी एनर्जीज को हम पूजते थे। जैसे कुलदेवी होती थी, कुलदेवी की पूजा होती थी। तो फिर और हमारे कश्मीर में ललदेद एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल लेडी रह चुकी हैं, रूप भवानी, जिनका मैंने मेंशन किया है अपनी बुक में। वो वर्ल्ड वाइड फेमस थी ललदेद, उनको ललवाक बोलते हैं, जो उन्हें वर्सेस लिखे हैं। तो वो इतनी स्पिरिचुअली एलिवेटेड थी कि उस टाइम भी, उस समय में भी, आज से हज़ारों वर्ष पूर्व, वो अपने डिवाइन फेमिनाइन पूरी स्ट्रॉन्ग इसमें था भरपूर, और उनसे ही हम आगे चलते गए। तो लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, इब्राहिमिक पीरियड से ये डिवाइन फेमिनाइन धीरे धीरे दबता गया। और जैसे हमें पता है कि हमारी नानी दादी लोग उनको स्कूल जाने नहीं देते थे, उनके लिए पढ़ाई वर्जित थी, क्योंकि लड़कियों को स्कूल जाना उनके लिए वो ठीक नहीं समझते थे। तो वो डिवाइन फेमिनाइन को दबता गया। लेकिन अब जो है प्रेजेंट वुमेन, जो आजकल की वो प्रेजेंट वुमेन में मैंने बताया है कि सब ऊंचाइयों को छू रही हैं, सब पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला के चल रही हैं।
हर एक क्षेत्र में आगे जा रही हैं, लेकिन उनका जो ये डिवाइन फेमिनाइन स्वरूप है, ये उनको हमेशा ये याद रखना चाहिए, इसको वो लांघे ना, इसको वो हमेशा याद रखें। तो फिर वो उनका अस्तित्व जो है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, बहुत ही खिल के आगे आएगा। जो हमारा अपनी जो सशक्त होने की जो शक्ति है, वो हमें, क्योंकि यही हम ही घर को भी संभालते हैं, हम ही बाहर भी संभालते हैं, और यही आदि शक्ति और आदि शक्ति का स्वरूप जैसे हमारे पास है, हाफ जैसे शंकर हैं, शिव हैं, हाफ शिव हाफ पार्वती हैं, पुरुष और प्रकृति। पुरुष भी प्रकृति फेमिनाइन के बगैर इनकम्प्लीट है, क्योंकि उसी के पास सृजन की शक्ति। जी, अर्धनारीश्वर, बिल्कुल सही। तो ये मैंने उसमें एक चैप्टर मुझे बहुत अच्छा लगा इसको लिखने में। बहुत सुंदर। इंदु जी, मुझे लगता है कि जब आपकी किताब हमारे सारे दर्शक पढ़ेंगे तब उनको बहुत जागरूकता मिलेगी कि ये बैलेंस बनाना कितना ज़रूरी है। आपका आखिरी संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए, जो हमारे यूथ आपको देख रहे हैं, हर उम्र के लोग आपको देख रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? मेरा संदेश यही रहेगा कि अगर आप जो भी आप लिख रहे हैं, कोई भी किसी भी सेल्फ हेल्प बुक है, कोई भी कुछ भी अगर आप लिख रहे हैं, तो आप अपने अंतर्मन की गहराइयों के साथ कनेक्ट हो जाइए। आप अपनी जो आपकी गट फीलिंग है उसको आप लिखते जाइए। तो सागर अंदर ही भरा है, बस मोती एक एक करके निकल आते हैं, और न जाने किस किस का जीवन उससे प्रभावित होता है, प्रेरणा मिलती है, आपको कुछ पता नहीं रहता। तो उनके लिए यही है, जैसे मेरी एक आदत थी, तो वो भी मेरे पिताजी ने ही हमको डेवलप कराई थी कि हम बेड टाइम स्टोरीज पढ़ते थे, और साथ में एक डायरी होती थी जिसमें लिखते थे कि हमारा दिन आज का कैसा गया। मैं बचपन से थोड़ा सा एक्सप्रेस नहीं करती थी, बहुत जल्दी एक्सप्रेस नहीं करती थी हर एक चीज़ किसी से, लेकिन मेरी आदत थी, मैं लिखती थी, उसको डायरी में लिखती थी। शादी के बाद भी, उससे पहले भी, शादी के बाद आपको पता ही है, फिर बाद में कितनी चीज़ें आपके जीवन में बदल जाती हैं। तो बहुत चीज़ें बदल जाती हैं, बहुत जगह एडजस्ट करना होता है, तो तब तो वो फीलिंग्स आपके अंदर आती हैं। तो अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो तो आप उनको लिखिए। तो वैसे मुझे बहुत सुंदर परिवार मिला मेरी मैरिज के बाद, मुझे बहुत अच्छा परिवार, अच्छा जीवन साथी मिला, अच्छा परिवार मिला। और देखिए वहाँ पे एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे फादर इन लॉ ने भी, जो डैडी उनको हम बोलते हैं, तो उन्होंने भी अपने जीवन को अपने बच्चों पे ही लगाया था। 2 बेटियां और 2 बेटे, तो उनकी ही देख रेख में वहाँ पे भी मुझे वैसा ही परिवार मिला। मुझे याद है वो कहते थे, मैं इन दोनों को इतनी बर्फ़ में दूर सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए ले जाता हूँ दोनों बेटों को, और फिर उनको तैयार करके स्कूल भेजता हूँ। तो उन्होंने भी बहुत मेहनत की और बहुत हर संस्कार अपने बच्चों को दिया। और अपने बड़े बेटे को उन्होंने डॉक्टर बनाया, 2 बेटियों को टीचिंग प्रोफेशन में है, मेरे हस्बैंड भी बाहर कुरुक्षेत्र में पढ़ने भेजा। तो ये मुझे बात याद आ गई कि उनका भी जीवन अपने बच्चों के प्रति ही समर्पित रहा बचपन में। धन्यवाद इंदु जी। अपने सभी व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि इंदु जी ने बहुत सुंदर संदेश दिया है आखिरी में, कि आप जो है अगर लिखना चाहते हैं तो अपने अंदर की उस इनर वॉइस को सुने। आपको मुश्किलें आएंगी पर हमें उनको पार करके आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आप अगर एक ध्यानी हैं और आपको किताब लिखनी चाहिए तो ज़रूर लिखें।
अपनी गट फीलिंग, अपनी इनर वॉइस की रिस्पेक्ट करें। धन्यवाद इंदु मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने अपना ज्ञान हम सबके साथ बांटा और अपनी किताब की सीख बांटी। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।